हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो पी ब्लॉक है, ग्रुप 15। तो जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री है उसके अधिकांश कॉन्सेप्ट को हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में फिनिश कर रहे चुके होते हैं। लगभग 50 से 60% कह सकते हैं मोटा मोटी जो इसके कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में ही डिस्कस हो जाता है और इसके क्वेश्चंस भी उससे आसानी से बन जाते हैं। तो इसीलिए ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको पी ब्लॉक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 15, अब समझिए कि पी ब्लॉक होता क्या है। तो सबसे पहली बात करें तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले को हम पी ब्लॉक बोलते हैं। सिंपली हम लोग जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी शब शेल में आता है तो उसे हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। तो पी ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रुप 15 के बारे में। ग्रुप 13 और 14 बेसिकली 11th क्लास में पढ़ना होता है और ग्रुप 15, 16, 17 और 18 जो होता है वो 12th क्लास में होता है। तो ग्रुप 15 में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है और मॉस्कोवियम है। तो ये जो है ग्रुप 15 के मेंबर्स है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तक ही अपनी स्टडी को सीमित रखेंगे, क्योंकि मॉस्कोवियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बहुत ही इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है। मतलब कि ये ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव रिएक्शन के दौरान बनता है और तुरंत ख़त्म भी हो जाता है। इसीलिए अभी तक इस एलिमेंट मॉस्कोवियम जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसकी केमिस्ट्री वेल नोन नहीं है, या कह सकते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मतलब कि ये जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट है, चाहे तो वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, ये कहाँ मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन तो हम लोग N से जानते हैं। तो नाइट्रोजन हमें किस किस रूप में कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो नाइट्रोजन जो होता है सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में N2 के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें कि लगभग 78% बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब टोटल एटमॉस्फेरिक गैस में 78% जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है तो वो नाइट्रोजन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन और किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग चिल्ली साल्ट पीटर के भी नाम से जानते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर नाइट्रेट आप देख रहे होंगे, तो ये नाइट्रेट में N क्या है तो ये नाइट्रोजन है। तो मतलब चिल्ली साल्ट पीटर के फॉर्म में भी नाइट्रोजन होता है जो कि NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है। फिर KNO3 को हम लोग इंडियन साल्ट पीटर के भी नाम से जानते हैं। और ये जो चिल्ली साल्ट पीटर है, इंडियन साल्ट पीटर है, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। तो मतलब कि नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक गैस में, और चिल्ली साल्ट पीटर के फॉर्म में, इंडियन साल्ट पीटर के फॉर्म में मिलता है। साथ में हम लोग प्लांट और एनिमल में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जो कि नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन के रूप में प्लांट और एनिमल में भी आपका नाइट्रोजन मौजूद होता है। फिर हम बात करते हैं अगले एलिमेंट की जो है फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है मेनली मिनरल्स में पाया जाता है। एपेटाइट फैमिली है एक मिनरल्स, जैसे हम लोग एलम्स होता है उसी तरीके से एलम्स को कैसे हम लिखते हैं Al2K2SO4 Al2SO4 24H2O। तो एल के जगह कोई और भी मेटल्स हो सकते हैं, तो एलम्स वो होता है। उसी तरीके से एपेटाइट फैमिली है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है और फॉस्फेट होता है 9 और 6 के रेशियो में, और साथ में CaX2, और ये X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हो सकता है। तो यहीं पर अगर CaF2 हो जाए तो इसे हम लोग फ्लोरो एपेटाइट बोलते हैं, और Ca9PO46 CaF2 के फॉर्म में।
और ये फॉस्फेट रॉक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब बात करते हैं कि फास्फोरस और भी किस फैमिली में होता है। मतलब ये तो मिनरल्स के फॉर्म में हम लोग जान लें कि एपेटाइट फैमिली में फास्फोरस मिलता है, तो ये मेनली देखिए ये फास्फोरस हो गया फॉस्फेट के रूप में। उसके अलावा एनिमल और प्लांट में भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। साथ में जो बोन्स होता है, बोन्स में फास्फोरस होता है, तो लिविंग सेल्स में आपके फास्फोरस होते हैं। और मिल्क और एग में जो फास्फोरस जो होता है प्रोटीन्स के रूप में भी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जान गए कि नाइट्रोजन किस तरीके से प्रेजेंट होता है, फास्फोरस किस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे आसपास। साथ में नाइट्रोजन फैमिली जिसे हम लोग ग्रुप 15 भी बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा भी और भी मेंबर हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में होता है। मतलब कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो होता है सल्फर से कंपाउंड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, इस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हम लोग ऑकरेंस की बात कर लिए। अब हम लोग आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो NH2NP3 होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक चीज़ गौर करा जाए कि सारा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिस इज नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये फास्फोरस का है, ये आर्सेनिक का है, ये एंटीमनी का है, ये बिस्मथ का है, ये मर्क्यूरियम का जो भी है। तो यहाँ पर आप सारे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर सबके वैलेंस सेल के पी सब सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कि ये जो ग्रुप 15 वाला है इसका जो पी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, और हम लोग को पता है कि फुल फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाफ फिल्ड। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है ग्रुप 15 वाले में। इसीलिए थोड़ा बहुत जगह पे जो ग्रुप 15 है वो नॉर्मल बिहेवियर से अलग शो करता है। जिससे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जनरली यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इसको थोड़ा अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे जो कोवैलेंट रेडियस है वो बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक बहुत तेज़ी से रेडियस बढ़ता है, मतलब साइज ऑफ एटम तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन उसके बाद आर्सेनिक टू बिस्मथ जो होता है वो साइज उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आर्सेनिक टू बिस्मथ है उसके पीछे वाले, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे अगर हम लोग गौर करें तो इसके जो आर्सेनिक से बिस्मथ के बेस देख रहे हैं कि डी 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 और एफ क्या है, फिल है। तो जहाँ पर डी और एफ कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उसके कारण डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में इस बात को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस ये सब समझ चुके। कुछ उसी तरीके के इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शंस होता है डी और एफ के कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण। इसी कारण से आर्सेनिक से एमसी तक उतना तेज़ी से साइज नहीं बढ़ता जितना कंपेयर टू नाइट्रोजन और फास्फोरस में बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो नाइट्रोजन सबसे हम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सारे लोग को पता होगा कि जब भी कोई हम एनर्जी उसमें ऐड करते हैं ताकि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो अब जनरली एक चीज़ और देखा जाता है कि जो हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि ग्रुप 15 वाला जो होता है, ग्रुप 15 वाला में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं पी के, है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में हम लोगों ने देखा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। इसी कारण से इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल एंड स्मॉलर साइज। तो जो ग्रुप 14 वाला एलिमेंट है, जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं कि इस तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन के पहले कौन है तो कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अगर हम लोग देखें
तो जनरल ऑर्डर ये होना चाहिए कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो वो ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स के कारण, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाता है सी, ओ और एन। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो हम लोग को पता है कि जनरल ट्रेंड यही होता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस डाउन द जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज ही होता है। लेकिन जो हैवियर मेटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा डिक्रीज होता है, लेकिन हैवियर मेटल जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अब बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहली बात कि जितना नाइट्रोजन्स है, नाइट्रोजन जो होता है ऑल्स पॉली एटॉमिक, सारा पॉली एटॉमिक फॉर्म में होता है। मतलब कि जनरली अकेले कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो रिएक्टिव हो जाता है तो वो रिएक्शन करके पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक से ज़्यादा एटम के रूप में जनरली ये रहता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो डाई एटॉमिक गैस होता है, जबकि जो भी है वो सॉलिड होता है। मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में जो नाइट्रोजन होता है वही गैस के फॉर्म में होता है, बाकी जो सारा होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे हमको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटने से उसका कैटायन इजीली बनाया जा सकता है, और मेटल जो होता है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है किसके लिए, कि वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ सकता है। इसी कारण से ग्रुप 15 में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी को हम लोग मेटालॉइड कहते हैं, और जो बिस्मथ होता है वो मेटल फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हो गया, आर्सेनिक एंटीमनी जो हो गया मेटालॉइड हो गया, और बिस्मथ एक मेटल हो गया। अब दूसरी बात कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब उसके बाद मेटेलिक पॉइंट इंक्रीजेज अप टू एस एंड देन डिक्रीज अप टू बी। मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ऐसे इस तरीके से पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा होता है इसमें वो आर्सेनिक का होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ऑल एलिमेंट्स शो इलेक्ट्रॉपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा सारा जो होता है, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलोट्रॉपी को शो करता है। जैसे कि कार्बन को हम लोग जानते हैं, दो इलेक्ट्रॉप बहुत पॉपुलर है, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में। उसी तरीके से नाइट्रोजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन छोड़कर सारा जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वो एलोट्रॉपी बिहेवियर शो करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनर्ट पेयर भी इफेक्ट भी होता है, और इनर्ट इफेक्ट पेयर इफेक्ट को हम लोग अच्छे से पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप 15 में तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 होता है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -3 स्टेट डिक्रीजेज और ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, शुरुआत में नॉन मेटल्स होते हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गए देखें कि नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इसी कारण से ऊपर वाले जो एलिमेंट है, खास करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आपका नाइट्राइट N3- है ना, और P3- आसानी से बनाता है। मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो
-3 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, क्योंकि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है और नॉन मेटल का ज़्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हालांकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक 3 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सब मिलता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -3 की स्टेबिलिटी घटता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो Bi जो होता है वो हार्डली जो होता है, मतलब जो बिस्मथ आप लोग जान रहे हैं, जो बिस्मथ होता है वो बहुत रेयर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो है इनर्ट पेयर के बारे में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में भी और यूट्यूब्स पे भी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो दरअसल इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 में ज़्यादा देखने को मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो NS आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, ठीक है। इसे ही हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिस्मथ को आप देखिए कि ये 6s2 है, तो ये जो NS का इलेक्ट्रॉन है, ये NS इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्ट होता है, मतलब कि वो पार्टिसिपेट केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करना चाहता है। इसी कारण से आप जो ये पॉइंट लिखा हुआ है यही है कि डाउन द ग्रुप जानते हैं तो +5 स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है और +3 स्टेट की इंक्रीज करती है। अगर हम इसे और डिटेल में समझें तो कुछ ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कि अब जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर हम लोग आर्सेनिक +3 और आर्सेनिक +5 की बात करें तो यहाँ पर अभी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल आर्सेनिक +5 वाला होगा। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी +3 और एंटीमनी आपका +5 में ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा एंटीमनी +5। लेकिन आपका बिस्मथ की बात करें अगर हम, है ना, इधर मैं लिख रहा हूँ बिस्मथ का बात करें, ठीक है, बिस्मथ का बात करें तो बिस्मथ में +5 और बिस्मथ में +3 में ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आर्सेनिक +3, है ना, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, आर्सेनिक +5, है ना, एंटीमनी +5 और बिस्मथ +5 की बात करें तो जैसे जैसे हम इसमें जाएंगे, जैसे जैसे इसमें जाएंगे तो जो बिस्मथ होता है ना, जो बिस्मथ होता है उसका स्टेबिलिटी घटता है, मतलब ये ऑर्डर होता है, मतलब +5 वाले की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसे ही हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट का ज़रूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हम इसके कंसिक्वेंस बता दें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या कंसिक्वेंस होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +5 स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि द ओनली बेल करेक्टर Bi5 कंपाउंड इज BiF5, मतलब कि बिस्मथ का +5 में एक ही बेल नोन कंपाउंड नोन है जो है बिस्मथ F5। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने एक एक टॉपिक NCERT से आपको कवर करने की कोशिश की है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 में, +1 में, +4 में, +5 में, और इसके बहुत सारे हम ऑक्साइड के कंपाउंड को देखेंगे ही। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट +5 स्टेट विथ हाइड्रोजन, हालांकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स,
तो नाइट्रोजन जो होता है +1 +2 +4 और +5 स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसमें +1 +2 +4 और +5 मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है +5 स्टेट हाइड्रोजन के साथ नहीं शो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का जो एसिड होता है ना, नाइट्रोजन का जो एसिड होता है वो +3 वाला, चाहे तो HNO हो, है ना, HNO हो, है ना, मतलब +1 वाला, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके HNO3 और NO में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब +3 वाला इसका जो होता है वो +5 और +2 आपका शो करता है, मतलब सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए +3 से, और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शंस हो रहा है, तो उसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो +3 वाला जो होता है वो +5 और +2 दोनों जगह जा रहा है। तो जो नाइट्रोजन का एसिड हो, HNO2 हो या HNO हो, डिस्प्रोपोर्शनेट होके ये पहले HNO2 बनाता है ना, और फिर फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट होके HNO3 बनाता है। तो इस तरीके से या तो +3 या तो HNO के रूप में रहे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके HNO3 बनाता है। उसी तरीके से फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स हो, फास्फोरस का भी जो ऑक्सो एसिड होता है या तो +3 हो या तो H3PO2 हो। तो जैसे H3PO3 जो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का, यहाँ पर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके +5 मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, फॉस्फीन गैस बना रहा है और आपका फास्फोरिक एसिड बना रहा है। उसी तरीके से H3PO2 भी ये मतलब ये भी स्टेबल नहीं है और ये भी स्टेबल नहीं है, साथ में उसी तरीके से ये भी स्टेबल नहीं है और ये भी स्टेबल नहीं है, तभी तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ये +3 वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेट होके +5 बना रहा है, और उसी तरीके से H3PO2 भी डिस्प्रोपोर्शनेट होके H3PO3 बनाता है, और फर्दर पता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके H3PO4 बनाएगा। मतलब कि ये भी स्टेबल नहीं है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये HNO2 भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है, मतलब कि +3 और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे तो नाइट्रोजन का हो या तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो, स्टेबल नहीं होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। और किस तरीके से करेगा इस रिएक्शन में मैंने आपको समझाया है। जबकि आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ होता है जो +3 स्टेट बिकम इंक्रीज स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब हम लोग को पता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों आती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि S+3 और SB+3 और BI+3 में नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। चलिए, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस रूप में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में नाइट्रोजन का थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर होता है। एनॉमलस मतलब क्या होता है कि पूरे ग्रुप का कुछ अलग बिहेवियर और इसका अलग है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कुछ रीजन है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज होने के कारण जेड इफेक्टिव ज़्यादा काम करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, हाई होता है। तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज का होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और साथ में नाइट्रोजन में ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, है ना। सेकेंड सेल में 2s और 2p ही होते हैं ना, डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं हैं। तो इन सारे रीजन के कारण
एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अब एनॉमलस बिहेवियर क्या है भाई? अब ध्यान दे कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के दूसरे एटम से पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि अदर एलिमेंट जो होते हैं, जो अदर एलिमेंट है जैसे कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के ही, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट के बीच एक तो सिग्मा होता है और पाई भी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हैबियर एलिमेंट डू नॉट दिस ग्रुप फॉर्म पी पाई बॉन्ड, so their atomic orbital are so large and diffuse so they cannot have effective overlapping। हम लोग को पता है कि जो VBT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी हम बातें किए हैं ओवरलैपिंग का, कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होता है ना। तो हमें पता है कि ओवरलैपिंग डाउन द ग्रुप जाते हैं जनरली, बहुत सारा इसमें और भी फैक्टर जुड़ जाता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ओवरलैपिंग क्या होता है? डिक्रीज होता है ना, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है ऑर्बिटल्स का, तो उतने अच्छे तरीके से वो ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से हैबियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। और इसी का और एक और रीजन है कि N2 गैस को, N2 को हम लोग इनर्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसको इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन N2 के बीच जो होता है वो ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड होता है इस तरीके से, है ना। और 1s एंड 2p, इसका जो बॉन्ड इंथाल्पी होता है बहुत हाई होता है, मतलब N2 गैस का ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देना पड़ता है। इसी कारण से ये इनर्ट इन नेचर हो जाता है, मतलब ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने यही देखा कि जो नाइट्रोजन है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका जो साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, और नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है जो खुद के साथ ही पी पाई बॉन्ड बनाता है। उसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पाई बॉन्ड खुद के एटम के साथ नहीं बनाता है। दूसरी बात और कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और घटता जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके साइज बड़े होते जाते हैं तो उतना अच्छा ओवरलैप नहीं करता। हम लोग VBT में पढ़ भी चुके हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता है तो ओवरलैपिंग घटता है। तो ये बात हमें याद रखना होगा। साथ में इस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट बात और था कि N2 का इनर्ट इन नेचर इसलिए होता है, N2 जो होता है नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसका बॉन्ड इंथाल्पी भी बहुत हाई होता है, 941.4 किलो जूल पर मोल के आसपास, इसीलिए ये इनर्ट इन नेचर होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, वेयर एज Bi फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन मेंटल स्टेट। ठीक है, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड, वेयर एज Bi फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन मेंटल स्टेट। अब N बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये समझिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, और फास्फोरस के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो VBT के अनुसार तो हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, उसके ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, तो ओवरलैपिंग क्या होता है? घटता है। तो होना VBT के चाहिए अनुसार क्या कि नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड हो वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड से। लेकिन एक और इफेक्ट काम करता है, जैसे कि इसका लोन पेयर, अब ये लोन पेयर होता है इस पे प्रेजेंट, इसमें भी लोन पेयर होते हैं, और नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत छोटा साइज का होता है, छोटे साइज के होने के कारण आपस में ये पास होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की बात बोल रहे हैं, वो N2 वाला यहाँ मत जोड़ लेना। और ये फास्फोरस के बीच का अगर सिंगल बॉन्ड है, ये कंपेयर टू ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बड़ा साइज है और इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो उतना ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल
नहीं कर पाता है। इसी कारण से ध्यान रखिएगा कि NN जो बॉन्ड होता है वीकर होता है कंपेयर टू PP सिंगल बॉन्ड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑनिंग द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। यही बात हम लोग बताए थे। एज ए रिजल्ट कैटानेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। तो यही एक कारण है कि कैटानेशन टेंडेंसी जो होता है नाइट्रोजन में वीकर होता है, मतलब कि नाइट्रोजन जो होता है उतना कैटानेशन शो नहीं करता, जबकि और फास्फोरस आर्सेनिक थोड़ा इसमें कैटानेशन होता है। अब एक बात और कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज हैवियर एलिमेंट कैन, मतलब कि हैवियर एलिमेंट जैसे ये जो होता है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच ये जो बॉन्ड बनता है ये डी पाई और पी पाई बॉन्ड बनता है, ये भी बनता है। इसका यही रीजन एक बहुत बड़ा कैन ऑल्सो फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ फास्फोरस और आर्सेनिक जो होता है डी पाई बॉन्ड भी बनाता है। और डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या है, डी पाई बॉन्ड क्या है, वी हैव डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग इन डिटेल्स। आप लोग उन लेक्चर्स को रेफर कीजिए इसको डिटेल में समझने के लिए। अब कि पी पाई और डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो होता है फास्फोरस जो होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके इस तरीके का एलिमेंट बनाता है। अब जैसे NH3 है ना, PH3 ASH3 SbH3 इस तरीके से एलिमेंट बनाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि फॉर्म हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग इसके थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो अब रीजन इसका है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर P और S का अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब उतना अच्छा अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो इसीलिए बॉन्ड वीक होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। एक बात और भी जानते हैं कि जो NH3 होता है इसी में हाइब्रिडाइजेशन होता है। PH3 SH3 SbH3 BH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, वी हैव डिस्कस्ड इन केमिकल बॉन्डिंग डिटेल। तो इसमें मतलब प्योर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, प्योर P ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इन तीनों का इनका सारे का बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा BiS3 रिड्यूसिंग नेचर का होता है और NH3 जो होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये मेटेलिक ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा NH3 का होता है, यहाँ PH3, क्योंकि इसके जो लोन पेयर होते हैं हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, एक रीज़न ये है। और हाइब्रिडाइज होने के कारण एक जगह इकट्ठे इसके लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, जबकि PH3 इसके जो लोन पेयर होते हैं वो स्फेरिकल S में होते हैं क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसीलिए बेसिसिटी जो होता है वो NH3 का ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। और एक रीज़न ये भी है कि BH जो ये बॉन्ड होता है ये वीकर होता है। अब ये वीक बॉन्ड होता है तो इसका जो कैरेक्टर होता है यहाँ से H+ आसानी से बाहर निकल जाता है। तो जब H+ ज़्यादा आसानी से निकलेगा मतलब कि इधर बेसिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है ना, तो इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हम लोग पहले भी इसकी ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं 2 बार, केमिकल बॉन्डिंग और एक एसिड बेस चैप्टर में, आप लोग को याद होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ये ऑर्डर होता है ना, और बेसिसिटी का ये जो ऑर्डर बेसिसिटी का हो जाता है और ये ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। अब NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में मिलता है, ठीक है। और इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो pH3 के अपेक्षा ज़्यादा होता है, मतलब NH3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू pH3, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन में स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि NH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट pH3 has lower boiling point than NH3 भाई, we have discussed about due to hydrogen bonding। अब हम लोग बात करते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, कोई भी ये सब ग्रुप 15 के एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, और दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, एक E2O3 टाइप और एक E2O5। ई के जगह पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो सकता है। मतलब कि ऑक्साइड जो होता है वो जैसे N2O3, P2O3 है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना, और एंटीमनी, ये इस तरीके से आपका फिर एक आपका N2O5 है ना, P2O5 और फिर आपका H2O5 है ना, Sb2O5, इस तरीके से आपका बनाता है। मतलब अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो घटता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो घटेगा, है ना, तो वैसे वैसे उसमें कैसा कैरेक्टर आ जाता है, वैसे वैसे उसमें बेसिक कैरेक्टर आने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका हाई होता है वो एसिडिक ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा बात कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो एसिडिक ज़्यादा होता है। ये दो बात आप ध्यान रखिएगा। हम लोग एसिड बेस में इस बात को डिटेल में डिस्कस किए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वह एसिडिक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो अब किस बात पर डिसाइड करेंगे, तो अब हमें दूसरा चीज़ देखना पड़ेगा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो N2 जो आपका N2O3 होता है और जो आपका P2O3 होता है ये एसिडिक होता है। P2O3 होता है जो P4O6 के रूप में भी प्रेजेंट होता है, और जो आपका P2O5 होता है ये P2O5 जो होता है ना, जो P2O5 है ये P4O10 के रूप में भी प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, इसी का ये डाइमर है। P2O5 डाइमर P4O10 बनाता है और P2O3 जो होता है डाइमर P4O6 आपका बनाता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि N2O3 P2O3 एसिडिक होता है, आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटोरिक और एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटोरिक होता है, और Bi2O3 बेसिक होता है। मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और इन सारे को हम लोग डिस्कस एसिड बेस में भी किए हैं। अब हम लोग आते हैं आगे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड क्या, हाइलोजेंस। तो जो हाइलोजेंस होता है, हाइलोजेंस हम लोग जानते हैं ग्रुप 17 वाले एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 15 वाला एलिमेंट ग्रुप 17 वाले एलिमेंट से मतलब हाइलोजन से रिएक्शन करके दो तरह की चीज़ें बनाती है, एक ट्राई हाइलाइड और एक पेंटा हाइलाइड। तो क्या सारे लोग ट्राई हाइलाइड बना देते हैं, क्या सारा ग्रुप 15 वाला पेंटा हाइलाइड बनाता है, तो नहीं। कौन कौन बनाता है इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि पेंटा हाइलाइड आर मोर कोवैलेंट ड्यू टू +5 देन ट्राई हाइलाइड। अब जैसे कि मान लो PCl3 है और PCl5 है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा, तो इसमें भाई ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा वो PCl5 वाले में होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। फॉजन्स रूल्स आपको याद होगा, वैसे आप सोच सकते हैं। सिंस एलिमेंट इन +5 स्टेट है मोर पोलराइजिंग पावर देन 2 स्टेट। अभी बोले फॉजन्स रूल्स का नाम ले लिया, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। पोलराइजिंग पावर बढ़ने के कारण
इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लो कि ये कोई एक ए एलिमेंट है ना, और एक कोई बी एटम है। अगर ए का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर होने से क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपने तरफ खींचता है। अब भाई कोई आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो उसमें कैसा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। इसको हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए, इसीलिए बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पढ़ने के पहले, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो वहीं से डील होता है। आप डायरेक्ट कोई ब्लॉक पढ़ने बढ़ जाएगा तो उसको लगेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए कि ब्लॉक पढ़ने के पहले आप केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से ज़रूर समझिए, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट डील करने में आसानी हो। अब देखिए कि ये डिस्कस कर चुके पॉइंट। अब ऑल ट्राई हाइलाइट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट एन, मतलब कि जो फास्फोरस का ट्राई हाइलाइड हो किसी तरीके का, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारा का जो ट्राई हाइलाइड होता है वो स्टेबल होता है, जबकि नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है। अब इसका रीजन सुनिए। अगर NCl3 की बात करें, अब अकेला जो नाइट्रोजन एटम है ये छोटा सा एटम, और इस पे नन्ही सी जान, और इसके आसपास 3-3 बड़े एटम अगर घूमने लगेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसी कारण से स्टेबल नहीं होता है। और सिर्फ NF3 स्टेबल क्यों होता है भाई, एक तो NF जो होता है ये फास्फोरस सॉरी फ्लोरीन भी छोटा है और नाइट्रोजन भी छोटा है, तो इनके बीच भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा नहीं है। साथ में इसका जो लोन पेयर है उसको ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने तरफ शिफ्ट भी रखता है। इसके कारण से NF3 ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू और हाइलाइट्स, ठीक है। तो सारे का ट्राई हाइलाइट ग्रुप 15 में स्टेबल होता है एक्सेप्ट N, और N वाले में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, उसका रीजन हमने डिस्कस कर दिया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट BiF3